आप सभी को मेरा नमस्कार स्नेह। कैसे हैं? मज़े में? चलिए ठीक है, हाल चाल तो होता रहेगा। अब हम जो है आज कक्षा 12वीं के पहले कुछ वीडियो में मैंने आपको अवकलन बताने का प्रयास किया है। अवकलन बताने के पीछे हेतु ये है कि भौतिकी जो विषय है इसमें बहुत सारे ऐसे व्यंजक होंगे जिनमें हमको अवकलन की आवश्यकता होगी, तो वह केवल एक आधार बनाए रखने के लिए मैंने आपको अवकलन समझाया है। ठीक इसी प्रकार से समाकलन का भी जानना हम सब के लिए ज़रूरी है, तो इसका भी अभ्यास हमको करना चाहिए, मुझको ऐसा लगता है। तो प्रस्तावना बहुत अधिक न रखते हुए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि मेरे YouTube चैनल साहू साइंस इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन ज़रूर दबाइए। और अब हम कक्षा 12वीं के पहले पाठ, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र। हमको मालूम है कि किसी भी विषय वस्तु को समझने से पहले हमको उनकी बहुत छोटी छोटी बारीकियों को जानना चाहिए। अगर उन छोटी छोटी बारीकियों को यदि हम नहीं जानते हैं तो स्वाभाविक तौर पर आगे के विषय वस्तु को समझने में बहुत समस्या आती है। इस कारण से एक उदाहरण के स्वरूप में अगर मैं कहूं कि आपको अगर जीव विज्ञान पढ़ना है तो जीव विज्ञान पढ़ने के लिए जो बहुत छोटी छोटी इकाइयां हैं, ऊतक है, कोशिका है। अब यदि हम कोशिका के बारे में नहीं जानेंगे तो हम जीव विज्ञान में आगे के विषय बिंदु को नहीं समझ सकेंगे। ठीक इसी प्रकार से भौतिकी के साथ भी है, और भौतिकी तो बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र है। तो इस विस्तृत क्षेत्र में से एक क्षेत्र जो है वो विद्युत है। अब इस विद्युत में भी कई प्रकार होते हैं, जिसमें हम जो अभी टॉपिक जिस पर बात करने वाले हैं वो है स्थिर विद्युत। नाम से ही स्पष्ट है। तो जहाँ पर हम आवेश को स्थिर रखते हैं, किसी एक स्थान पे स्टोर है, तो ऐसा जो बिंदु होता है उसको हम लोग स्थिर विद्युत के अंदर पढ़ते हैं। आगे जब हम पढ़ेंगे तो धारा विद्युत आएगा, जब आवेश बहेगा तब हम उसके बारे में बात करेंगे। तो ऐसे इस टॉपिक के अंतर्गत हमको जो है इन 2, 4, 5 बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे, ताकि विद्युत जो टॉपिक है हमको बिल्कुल स्पष्ट हो सके। जैसा कि पहला टॉपिक दिया हुआ है स्थिर विद्युत, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि स्थिर विद्युत क्या है। तो स्थिर विद्युत इस के अंतर्गत हम जो है वो आवेशों का एक स्थान पे स्टोर रहना, जैसे हम लोग विद्युत आवेश पढ़ेंगे, विद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे, विभव पढ़ेंगे, ऐसे धारिता पढ़ेंगे, ऐसे कई प्रकार के बिंदुओं का अध्ययन हम लोग विद्युत के अंतर्गत जिस टॉपिक में इसको पढ़ते हैं वो टॉपिक कहलाता है हमारा स्थिर विद्युत। अब कभी कभी हम लोगों को ऐसा अनुभव होता है कि हम प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठे हैं। प्लास्टिक की कुर्सी पर थोड़ी देर बैठे रहने के बाद जब हम अचानक से हमको कोई छूता है तो जो हमें स्पर्श करता है उसको एक करंट सा अनुभव होता है, चट ऐसा आवाज़ आता है। कभी कभी हम और जो है सूखे बालों पर कंघी करते हैं। कंघी किया हमने, बस मेकअप कर रहे हैं, अपना कंघी कर रहे हैं, और कंघी करने के बाद हमारे हाथ के जो छोटे छोटे बाल होते हैं उनके पास अगर हम कंघी को लाते हैं या ऐसी कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं, और उन कागज़ के टुकड़ों के पास हम जब कंघी को लेकर जाते हैं तो हमने ये देखा है कि वो जो कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े हैं, हाथ के जो छोटे छोटे बाल हैं, वो उस कंघी की ओर आकर्षित होते हैं। आपने भी ऐसा प्रयोग किया होगा, खूब आनंद मज़ा आता है। तो ऐसा जो घटना हुआ है इसका हमने बहुत आनंद लिया होगा, किंतु हम आज से पहले तक के संभवतः उसके बारे में समझ नहीं सके होंगे। तो सामान्य तौर पर जब घर्षण होता है, घर्षण होना मैंने क्या, घिसना, हमने और जो है कंघी को ऐसे रगड़ा, और कुर्सी पर बैठे बैठे जब हम ऐसे आगे पीछे होते रहते हैं तो थोड़ा घर्षण होता है। उस घर्षण से और जो आवेश होता है, जो हमारे शरीर में आवेश है, ये आवेश जो है वो एक स्थान पर स्टोर होकर फिर अचानक से डिस्चार्ज होता है, निकलता है। तो जब निकलता है तो वो चटकी जो है करंट सामने वाले को जो अनुभव करता है वो ऐसा होता है। और जो कंघी है वो कंघी छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े हैं या हाथ के जो बाल हैं छोटे छोटे, उनको अपनी ओर आकर्षित करता है। तो कुल मिला के हम ये कहते हैं कि यह जो घर्षण है, इस घर्षण के कारण से और एक पदार्थ में
और हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो चूंकि यह गुण किसके कारण उत्पन्न हुआ है? घर्षण के कारण उत्पन्न हुआ है। और ये जो विद्युत है, हम क्या कर रहे हैं कि हल्के वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का ये जो गुण उत्पन्न हो गया है ना, इसको हमने कहा प्रारंभ में, हम इसके बारे में हम कहते हैं कि ये विद्युत है। और ये विद्युत किसके कारण उत्पन्न हुआ है? घिसने के कारण, घर्षण के कारण। इसलिए इस विद्युत को हम कहते हैं घर्षण विद्युत। ठीक है, अब ये विद्युत ऊर्जा क्या है? तो वह ऊर्जा जिसके कारण ये गुण उत्पन्न हुआ, वह ऊर्जा जिसके कारण से किसी वस्तु में, है ना, कंघी है और व्यक्ति है, उसमें ये गुण उत्पन्न हुआ कि वह अपने से हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर सके, तो इस ऊर्जा का नाम हमने दे दिया विद्युत ऊर्जा। ठीक है, अब विद्युत ऊर्जा के बाद एक नया शब्द यहाँ पर विद्युन्मय। तो विद्युन्मय क्या है? तो हम ये कहते हैं कि जिन पदार्थों में ये गुण उत्पन्न हुआ, ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल हम कहते हैं कि बचपना। तो बचपना क्या है? ये गुण है, और ये बचपने का जो गुण है वो जिनमें होता है उसको हम कहते हैं बच्चा। ठीक है ना, तो ठीक उसी प्रकार से विद्युत का जो गुण उत्पन्न हुआ है, जिसमें, जिस पदार्थ में, जिस वस्तु में ये गुण उत्पन्न हुआ है, उस वस्तु को हम क्या कहते हैं? विद्युन्मय। जिन पदार्थों में और अपने से हल्की वस्तु को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हुआ कंघी में, तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं? विद्युन्मय कहते हैं। अब विद्युत आवेश को समझते हैं। विद्युत आवेश को समझने के लिए हम थोड़ा सा एक प्रयोग देखते हैं और इस प्रयोग के आधार पर इसको समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, मैं एक काम करता हूँ, ये एक धागे से और ये एक कांच का छड़ ले लेता हूँ। इस कांच के छड़ को हम रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं। ये ध्यान में रखेंगे, ये छड़ किसका है? कांच का छड़ है। और इस कांच की छड़ को हमने रगड़ा किससे है? रेशम के कपड़े से रगड़ा है। ठीक है, अब कांच की छड़ को हमने रेशम के कपड़े से रगड़ा है, तो स्वाभाविक है, हमने कहा है कि भाई किसी भी वस्तु को जब हम घर्षण करेंगे तो उसमें जो उत्पन्न हो रहा है, उसको हम कहते हैं विद्युत आवेश। ठीक है, तो विद्युत आवेश जो है वो एक प्रकार की राशि है जो विद्युत के लिए जिम्मेदार होती है, जो विद्युत के लिए क्या होगी? जिम्मेदार होगी। उसको हम क्या कहेंगे? विद्युत आवेश कहेंगे। अब आवेश के प्रकार को समझने के लिए हम थोड़ा सा इसी प्रयोग को आगे बढ़ाते हैं। कांच की छड़ हमने ले लिया और कांच की छड़ को हम क्या करते हैं? रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं। इसी प्रकार से हम एक और कांच की छड़ ले लेते हैं। इस कांच की छड़ को भी हम क्या करते हैं? रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं। तो कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर अब हम इन दोनों को एक दूसरे के पास लाते हैं। एक दूसरे के हमने क्या किया? पास लाया। तो हमको स्वाभाविक है कि चूंकि हमने इसको कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा हुआ है, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा हुआ है, तो जो भी आवेश उत्पन्न होगा वो कैसा होगा? एक समान होगा। क्या है, अभी अपन इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। जो भी होगा वो क्या होगा? एक समान होगा। तो अब हम इन दोनों को यदि पास लाते हैं तो देखने में आता है कि ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं। ठीक है, अब इस प्रयोग को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़कर 2 बार ऐसी प्रक्रिया जब हम करते हैं तो वे दोनों छड़ एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। चलिए, अब हम एक और प्रयोग करते हैं। अभी हम एक एबोनाइट की छड़ लेते हैं। एबोनाइट की छड़, और इस एबोनाइट की छड़ को हम ऊनी कपड़े से रगड़ते हैं। जब हम कांच की छड़ लिए थे और हमने उसको रेशम के कपड़े से रगड़ा था, पहला प्रयोग, और दूसरे प्रयोग में हम क्या करते हैं? एबोनाइट की छड़ लेते हैं और उसको ऊनी कपड़े से रगड़ते हैं, तब भी इसमें कोई चार्ज उत्पन्न होता है। अभी इस चार्ज के बारे में लिख मैं रहा हूं जरूर, लेकिन नाम नहीं बता रहा हूं।
दूसरे बार में भी यही प्रक्रिया हम लोग दोहरा रहे हैं। कांच की छड़ लिया मैंने, एबोनाइट की छड़ लिया और एबोनाइट की छड़ को मैंने ऊनी कपड़े से रगड़ा। अब इन दोनों को हम फिर से एक दूसरे के पास लाते हैं तो ये फिर देखने को मिलता है कि ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। यहाँ भी हम देखेंगे तो एबोनाइट की छड़ों में समान आवेश ही उत्पन्न हुआ होगा। ठीक है, अब एक प्रयोग हम लोग और करते हैं। अब इस प्रयोग में हम कांच की छड़ को हम लोग जो है वो रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं और दूसरा जो छड़ लेते हैं वो हम एबोनाइट का ले लेते हैं। एबोनाइट का छड़ ले लेते हैं और इसको हम किससे रगड़ते हैं? ऊनी कपड़े से रगड़ते हैं। एबोनाइट की छड़ को जब हम ऊनी कपड़े से रगड़ते हैं और अब हम जब इन दोनों को एक दूसरे के पास लाते हैं तो हमको देखने को मिलता है कि ये दोनों एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। तो प्रारंभ में आवेश के प्रकार को मैं समझाने जा रहा हूं। तो आवेश के प्रकार में क्या है? प्रारंभ में चूंकि ये प्रयोग कांच के कपड़े के साथ हुआ था, कांच और रेशम के कपड़े के साथ हुआ था, इस कारण से कांच में उत्पन्न होने वाले आवेश को प्रारंभ में कांचाभ नाम दिया गया था और रेशम के कपड़े में ये प्रयोग किया गया था, इस कारण से इसका नाम हो गया था रेजिनी। तो कांचाभ और रेजिनी ये दो आवेश प्रारंभ में नाम दिए गए थे, किंतु प्रयोग जब बदलता गया तो भाई दूसरे के साथ अब करेंगे तो यहाँ पर अब फिर नाम कुछ बदलना पड़ जाएगा। तो बाद में एक सार्वजनिक तरीके से ये तय हुआ कि भाई कांच में उत्पन्न होने वाले आवेश को हम धन आवेश कहेंगे और रेशम के कपड़े में जो उत्पन्न हुआ है आवेश उसको हम क्या कहेंगे? ऋण आवेश कहेंगे। तो अब हमको हमेशा ध्यान रखना है कि कुल मिला के जो प्रयोग होते गए उसमें अब हम धन आवेश और ऋण आवेश की बात करेंगे। ठीक है, तो धन आवेश और ऋण आवेश ये दो प्रकार के आवेश होते हैं और इन आवेशों के गुण धर्म के बारे में यदि विचार किया जाए, आवेशों के गुण तो प्रयोग के आधार पर हमको ये ध्यान में आता है कि कांच का छड़ है, कांच का छड़ है, इसमें समान आवेश उत्पन्न हुआ होगा। एबोनाइट की छड़ है, एबोनाइट की छड़ है, इसमें भी समान आवेश उत्पन्न हुआ होगा। इस कारण से जब दो समान आवेश एक दूसरे के पास आते हैं तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं? धकेलते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो सजातीय आवेशों में क्या होता है? सदैव प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, लेकिन यदि हम आवेशों के दूसरे प्रयोग पर अगर हम लोग विचार करें जहां पर एक कांच का छड़ है और दूसरा एबोनाइट का छड़ है, तो इनमें जो आवेश उत्पन्न हुआ है वे आवेश कैसे हैं? विजातीय आवेश हैं। इसलिए दूसरी बात यह है कि जो विजातीय आवेश होते हैं इन विजातीय आवेशों में सदैव क्या होता है? आकर्षण होता है। सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण और विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिनको हम लोगों को और फिजिक्स में, और वो भी खासकर विद्युत क्षेत्र हम पढ़ने वाले हैं, विद्युत के संबंध में जानने वाले हैं, तो इन सब का ज्ञान होना हम सभी को अनिवार्य है, ऐसा मुझको लगता है।